हाय एवरीवन, दिस इज़ मिंकू नैन एंड इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट की। और ये आपके वीडियो पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 1 में हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को कवर किया था। अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके इसको सर्च कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी असल में होती क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग। उससे पहले एक छोटा सा लॉजिकल एक पार्ट हम समझेंगे यहाँ पे। देखिए, आपको जनरली पता है किस तरीके से आपकी बैलेंस शीट होती है, राइट। और बैलेंस शीट के अंदर आपके पास एसेट साइड होती है और एक आपके पास जो है वो लाइबिलिटी साइड होती है। स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ क्यों नहीं हो रही है? ओके। तो यहाँ पे आपको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड आपको जनरली मिलते हैं शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी, राइट। और इधर आपको मिल जाता है क्या? नॉन करंट एसेट। यहाँ शेयर होल्डर फंड इधर नहीं होते। साथ ही साथ इधर आपको बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज और यहाँ पे आपको करंट एसेट्स जो है वो मिल जाते हैं। तो ये जनरली आपके चार आइटम्स जो हैं आपको किसी भी बैलेंस शीट में नजर आती हैं। अगर हम बात करें बच्चों आपके करंट लाइबिलिटीज की और करंट एसेट्स की, ये दोनों ही चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। कहाँ कवर कर चुके हैं? ये हम कवर कर चुके हैं हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर, राइट। अब हमारी बैलेंस शीट का पार्ट बचा है इधर नॉन करंट एसेट या फिर यहाँ पे इस साइड पे ये पार्ट। तो बच्चे आपका जितना भी इधर का ये जो नॉन करंट एसेट का पार्ट है ना, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। और अभी क्योंकि बात हम कर ही रहे हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि क्योंकि अगर आपकी नॉन करंट जो एसेट्स हैं, ये आपका पार्ट है, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहा जाएगा। आपकी इन्वेस्टमेंट नॉन करंट एसेट का मतलब है आप यहाँ पे किसी भी टेंजिबल एसेट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ किसी भी इनटेंजिबल एसेट में भी यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकते हैं। साथ ही साथ उनको सेल परचेज यानी कि डिफरेंट टाइप के इन्वेस्ट जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ पे रहेंगी इन्वेस्टमेंट में, बट वो जनरली आपकी नॉन करंट एसेट की तरफ से रहेंगी। और अगर हम बात करें यहाँ पे हमारी दूसरी साइड यानी कि लाइबिलिटी साइड का पार्ट जो आपका बचा हुआ है, तो ये जो ट्रांजैक्शन है बच्चों, ये वाला जो पार्ट है ये आपका कवर होगा आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, जिसको हम देखने वाले हैं हमारे वीडियो के पार्ट नंबर 3 के अंदर, राइट। तो चलिए अब फिर से हम डिस्कशन कर लेते हैं हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग। अब सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे वो आपको समझना होगा कि क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो में अगेन वही आपके पास दो सिचुएशंस होंगी। कौन कौन सी सिचुएशन होगी कि मैम या तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका आउटफ्लो हो रहा हो, या तो ये सिचुएशन हो सकती है, या फिर आपका इनफ्लो हो रहा हो, ठीक है। यानी कि या तो हो सकता है पैसा आपका जा रहा हो, या फिर हो सकता है आपके पास किसी तरीके से पैसा आ रहा हो। जनरली जब भी आपके पास पैसा आएगा तो वो किसी भी एसेट को बेचने से या फिर उस एसेट के, देखो ये आपको यहाँ पे समझना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एक एसेट ले लेते हैं, लेट सपोज हमारे पास है बिल्डिंग, ओके। तो ये मेरे पास बिल्डिंग है और मैं इस बिल्डिंग को सेल कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ तो आपको ध्यान रखने की, सपोज बिल्डिंग को सेल करने से मुझे यहाँ पे मिलते हैं 2 लाख रुपए, ठीक है। सो वो 2 लाख को आपने लिखना कैसे है? आपको वर्ड यूज करना होता है प्रोसीड। आपने डायरेक्टली नहीं लिखना है सेल फ्रॉम द बिल्डिंग, आपने लिखना है प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ द बिल्डिंग। तो इस तरीके से आपको 2 लाख रुपए आपने यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। साथ ही साथ बच्चे इस तरीके की एसेट से अगर आपने फर्दर कोई इनकम डिराइव की है, फॉर एग्जांपल यही पीसी बिल्डिंग से मुझे पहले रेंट भी इसी साल में आ रहा था। सपोज ये बिल्डिंग जो है वो मैंने बेची है फर्स्ट अक्टूबर को, और अक्टूबर 1 तक ये मैंने रेंट पे दी हुई थी, तो वहां से मुझे कुछ रेंटल इनकम भी मिली है जो कि आपकी है यहाँ पे 1 लाख रुपए, ठीक है। तो आपकी जितनी भी एसेट्स रहेंगी वो खुद, और उनसे अक्रूड होने वाली या उनसे अकड़ होने वाली जितनी भी हमारी इनकम रहेगी वो सारी की सारी यहाँ पे हमारी काउंट होगी, ठीक है। ये आपको समझना है। बात करें अगर आउटफ्लो की, तो आउटफ्लो हमारा जनरली तब होता है जब हम कोई भी एसेट्स को परचेज करते हैं। मैं अगेन एंड अगेन आपको ये बात रिपीट नहीं करूंगी कि हम यहाँ जब भी एसेट वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे सिर्फ फिक्स एसेट की या टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। एम आई क्लियर ऑन दिस? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जब भी हम कोई एसेट्स को परचेज करेंगे तो हमारा आउटफ्लो हो सकता है, और उन्हीं एसेट्स को अगर आप बेच देंगे, अगर आप बेचते भी नहीं होते, अगर उनको आप यूटिलाइजेशन करते हो और वहां से कोई इनकम आपको डिराइव होती है, तो ये सारी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आती है। अब अगर मुझे आपको थोड़ा सा याद कराना हो, क्योंकि याद कराना बहुत ज़रूरी है, यही हमारी वीडियो का पर्पज़ भी है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से याद कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा, जितनी बार भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, आपकी हेडिंग्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें पैसा यहाँ पे मिलने वाला है। तो ऐड आइटम्स में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रोसीड जो है, जैसा मैंने आपको कहा था कि आपने डायरेक्टली नहीं लिखना है सेल, आपने लिखना है प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ जो भी आपकी एसेट या प्रॉपर्टी यहाँ पे हो। तो फ्रॉम सेल ऑफ, अब यहाँ पे जो भी आपकी एसेट होगी वो टेंजिबल भी हो सकती है और वो आपकी इनटेंजिबल भी हो सकती है। तो दोनों ही चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो और ये आपको अमाउंट यहाँ से रिसीव हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बच्चे अगर आपका कोई भी लोन एंड एडवांसेस अगर आपको अवेल होता है, लोन एंड एडवांसेस का मतलब होता है कि सॉरी, आपको अवेल नहीं होता, आप किसी को यहाँ पे अगर अवेल कराते हो कोई भी लोन एंड एडवांसेस, ये आपका जो लोन है, लोन एंड एडवांसेस यानी कि किसी को हम यहाँ पे पैसा देते हैं उधार पर, तो ये आपका भले ही शॉर्ट टर्म हो या फिर आपका जो है, एक सेकेंड, यहाँ पे ये जो है आपका भले ही शॉर्ट टर्म हो या फिर आपका लॉन्ग टर्म हो, दोनों टाइप का पैसा बच्चों आपको यहाँ पे कंसीडर करना है। और क्या कंसीडर नहीं करना है वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके का अगर आपको ये पैसा, अब यहाँ पे क्योंकि मैं बात कर रही थी आउटफ्लो की, क्योंकि हमने एडिशन कैटेगरी के इसके अंदर लिखा हो, यानी कि अगर आपने किसी को लोन एंड एडवांसेस दिया हुआ था और वो पैसा जो है आपको किसी ने रीपे कर दिया, रीपेमेंट होती है जनरली हमारे पास, तो अगर कोई रीपेमेंट आपको मिलती है तो वो आप यहाँ पे इंक्लूड करोगे। ठीक है, इसके अलावा मैंने कहा जैसे आपको कि ना सिर्फ एसेट बल्कि उन एसेट से अक्रूड होने वाली इनकम, अक्रूड इनकम कैसे हो सकती है आपकी, अक्रूड इनकम कौन कौन सी हो सकती है, हो सकता है आपको रेंट रिसीव हुआ हो। ठीक है, हो सकता है आपने किसी आपने जो इन्वेस्टमेंट है कहीं पे किसी अदर कंपनी में की हो और वहां से आपको जो है डिविडेंड रिसीव हो रहा हो, ये भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई किसी कंपनी में डिबेंचर्स में या किसी और जगह पे आपने किसी को कोई लोन दिया हुआ था, वहाँ से जो है आपको इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है। तो ये सारी इनकम भी आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर ही आएंगी। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर? ओके, अब एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, इसको आप स्टार मार्क कर लेना अपने रजिस्टर के अंदर अगर आप मेंटेन कर रहे हो साथ के साथ। वो क्या है, अगर बच्चे आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से कोई भी इनकम डराइव होती है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट से कोई भी इनकम यहाँ पे डराइव होती है तो आपको यहाँ पे सिर्फ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ही लेनी है। यानी कि अगर आपके क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट के अंदर कोई करंट इन्वेस्टमेंट आपको दी गई है या फिर कोई भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ अगर दी गई हैं, वो आपने यहाँ पे कवर नहीं करनी है। मैं आप फिर से रिपीट कर रही हूँ, ना ही तो आप करंट इन्वेस्टमेंट को यहाँ इंक्लूड करोगे और ना ही मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को आप कभी भी इंक्लूड करोगे। ठीक है, ये भी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स ही होती हैं एक तरीके से, लेकिन ये हमारे नॉन करंट के अंदर नहीं आती, तो आप इसको इंक्लूड नहीं करोगे। जबकि मैंने कहा था कि अगर आप किसी को लोन देते हो, कोई भी अगर आप किसी को लोन या फिर आप किसी को भी एडवांसेस अगर आप ऑफर करते हो, और ये आपका हो सकता है शॉर्ट टर्म भी हो और ये हो सकता है आपका लॉन्ग टर्म भी हो, दोनों ही आपको यहाँ पे इंक्लूड करने होते हैं अगर आपको वापस जो है इनसे रीपेमेंट आपकी मिल रही है तो। ठीक है, ये आपको क्लियर करना है। तो सारी इनकम्स को हमने कवर कर लिया। अब बात करते हैं कि कहाँ कहाँ से मैम आउटफ्लो कहाँ कहाँ से हो सकता है। तो देखिए, आउटफ्लो आपका कहाँ कहाँ हो सकता है, आउटफ्लो आपका जनरली होता है पेमेंट के लिए। पेमेंट कैसे, यानी कि अभी मैंने कहा कि आपने रेंट रेट जो भी है, इंटरेस्ट वगैरह है, ये आपने अभी जनरेट किए, तो वाइस वर्सा भी सिचुएशन आ सकती है। या फिर हो सकता है कि आप कोई भी पेमेंट जो है परचेज करने के लिए किसी भी एसेट को, इंटेंजिबल या अटेंजिबल, उनके लिए आप यूज़ कर रहे हो। या फिर हो सकता है कि आपने हाल फिलहाल ही किसी को लोन और एडवांस दिया हो। अगर कोई आपसे, आपका कोई भाई बंधु दोस्त अगर आपसे लोन एडवांस लेकर जाता है तो पैसा तो चला जाएगा ना। ऊपर हमने बात की थी रीपेमेंट की, यहाँ रीपेमेंट नहीं है, यहाँ पर आपसे कोई लोन अभी मांग रहा है तो पैसा तो आउटफ्लो होगा। तो ये आपके ट्रांजेक्शन जो है वो आपके आउटफ्लो की तरफ, इनफ्लो की तरफ आ जाती हैं। ठीक है, अभी हम फिर से एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने कवर करी हैं। अगर आपको लर्न नहीं भी हुआ तो भी आप यहाँ से इजीली देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट है, फॉर्मेट आपको अपनी बुक में भी मिल जाएगा। आप कोई भी पब्लिशर की बुक यूज़ कर रहे हो, और अगर नहीं तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, सो ये आपकी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। जो पॉइंट्स मैंने आपको समझाए हैं वो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ना जनरली बच्चों को टफ लगता है। क्यों लगता है, उसका रीज़न है। उसका रीज़न बच्चों ये है कि जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को करते हैं ना,
तो क्वेश्चन अलग तरीके से आपके पोर्ट्रे होते हैं। और यहाँ पे जो है क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो चेंज है। फॉर्मेट कैसे चेंज है मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है, और फिर आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि यहाँ पे सपोज मैंने आपको यहाँ बोला कि आपके पास एक मशीनरी है। ये देखिए, आपके पास कोई भी मशीनरी यहाँ पे हमारे पास है और उसके आपके पास करंट ईयर की वैल्यू है और आपके पास उसके प्रीवियस ईयर की भी वैल्यू है। मैंने कहा करंट प्रीवियस ईयर में आपके पास ये जो मशीनरी है इसकी वैल्यू 5 लाख रुपए थी, राइट। और इस साल हमने माने अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो वैल्यू है वो सिर्फ 2 लाख है। अब ऐसे में आप क्या अज्यूम करोगे, आप यही सोच सकते हो ना कि मैम पिछले साल अगर 5 लाख थी और इस साल सिर्फ यहाँ पे 2 लाख है, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपका क्या हुआ है, ये इनफ्लो हुआ है कि आउटफ्लो हुआ है। सबसे पहले ये आउटफ्लो नहीं हुआ, ये इनफ्लो हुआ है। क्यों? क्योंकि ज़रूर आपने मशीनरी को बेचा होगा। ये आपने मान लिया कि आपको जो है यहाँ पे प्रोसीड जो है, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ये आपने एज्यूम कर लिया कि 3 लाख रुपए जो है यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को ज़रा सा ट्विस्ट कर देते हैं। ज़रा सा कैसे? सपोज आपको यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बच्चों गिवन है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको कहा जाता है कि जो मशीनरी है ना, ये जो मशीनरी है इस पर एक्चुअली आप लोगों को 50,000 रुपये डेप्रीशिएशन चार्ज करना था। अब बताइए, क्या अभी भी हम ये सिचुएशन जो हमने पहले अज्यूम किया था कि 3 लाख रुपए की सेल हुई होगी, क्या हम यही चीज़ अब फिर से अज्यूम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यहाँ पे आपका आंसर जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, वो आंसर पूरी तरह से आपका चेंज हो जाएगा। और जो नया आंसर आपका रहेगा वो क्या रहेगा, वो नया आंसर आपका ये रहेगा कि मैम यानी कि 3 लाख रुपए हमारे यहाँ कम ज़रूर हुए हैं, बट असल में जो हमें प्रोसीड यहाँ से मिल रही है, जो प्रोसीड हमें यहाँ से मिल रही है मैम फ्रॉम द सेल ऑफ मशीनरी, वो सिर्फ बचकर अभी कितनी रह जाएगी, 2,50,000, है ना। ये आपकी वैल्यू यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। देख लीजिएगा इसको, ठीक। अब ये बहुत ही बेसिक सा मैंने आपको थोड़ा सा चेंज बताया, थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दी और आपके क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पे तुरंत आपका चेंज हो गया। सो इसी तरीके से आपको इन्वेस्टिंग के क्वेश्चंस के अंदर हर एसेट्स के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होगी और जितनी बार भी वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी उसके अकॉर्डिंग आपका जो कैश आउटफ्लो और इनफ्लो है उस पर आपका आंसर पे, रिजल्ट पे असर आता जाएगा। जैसे कि आप सेम क्वेश्चन हम ले लेते हैं और यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाती हूँ। सपोज यहाँ पे एक क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पेटेंट एक हमारे पास है, ठीक है। लास्ट ईयर इनकी जो वैल्यू थी, करंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर की वैल्यूज़ हैं। प्रीवियस ईयर की जो वैल्यू है वो है आपकी बहुत छोटे छोटे डिजिट ले लेते हैं, चलो इजी रहेगा समझना, 6,000। और जो करंट वैल्यू है हमारे पास, करंट वैल्यू है हमारे पास सपोज सिर्फ है 7,000। अभी देख के क्या लग रहा है, देख के ये लग रहा है कि मैम हमने ना और पेटेंट जो है यहाँ पे खरीदे होंगे, है ना, यही लग रहा है कि परचेज किया होगा। लेकिन असल में अगर मैं यहाँ पे कोई आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूँ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मैं आपको ये बोलूँ कि यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी गई है बच्चों कि पेटेंट जो हैं वो राइट ऑफ किए गए थे। ओके, कितने रुपए के मैम? आपके 1,000 रुपये के जो पेटेंट है वो राइट ऑफ किए गए थे। साथ ही साथ दूसरी इन्फॉर्मेशन और दे देती हूँ मैं आपको। दूसरी इन्फॉर्मेशन में आप अज्यूम कर लीजिए कि मैं बोल देती हूँ कि कुछ जो पेटेंट हैं वो हमारे सेल भी हुए थे और उनके सेल पे जो प्रॉफिट था वो आपका जो है यहाँ पे 4,000 रुपये प्रॉफिट था, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली बोल देती हूँ कि पेटेंट, एक सेकेंड, पेटेंट सोल्ड फॉर प्रॉफिट ₹4,000। अब आप बताइए, आप कह रहे हो कि लास्ट ईयर तक आपके पास 6,000 रुपये के पेटेंट थे, इसमें से आपने 1,000 रुपये के तो राइट ऑफ भी किए हैं, तो आपके पास पेटेंट यानी कि बचे कितने होंगे, आपके पास बचनी चाहिए वैल्यू 5,000, ठीक है। ऊपर से इसमें से आपने कुछ पार्ट सोल भी किया है, सेल भी किया है। आपको नहीं पता आपने कितने पैसे, कितना अमाउंट आपने यहाँ पे सेल किया है, लेकिन ये पता है कि उस पर प्रॉफिट हुआ था 4,000 रुपये का।
और साथ ही साथ आज की जो करंट वैल्यू है वो 7,000 रुपये है। तो ये आपको नहीं दिख रहा कि यहाँ से यहाँ तक का जो ये अमाउंट है, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिसिंग है। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आपको मिसिंग इन्फॉर्मेशन ही आपको यहाँ पे रियलाइज़ होगा कि मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, और उसी को आपको बच्चों यहाँ पे जो है सॉल्यूशन में निकालना होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपने कैसे करना है वो मैं आपको अभी बताऊंगी क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अभी ये मैंने आपको सिर्फ समझाना था कि किस तरीके से आप ये रियलाइज़ कर सकते हो क्यों हमें अकाउंट, क्योंकि जनरली ना रट्टाफिकेशन में बच्चा समझ जाता है कि आपको अकाउंट अब आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, और वो ये भी याद कर लेते हैं कि डेबिट है तो क्या मतलब है, क्रेडिट है तो क्या मतलब है, लेकिन आपको यहाँ लॉजिक लगाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और मुझे अकाउंट बनाना क्यों पड़ रहा है। तो पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि बिना अकाउंट बनाए भी आप अगर क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन अकाउंट बनाना इसलिए ईजी हो जाता है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लियरली आप वर्किंग नोट में आप एग्जामिनर को रिप्रेजेंट कर पाते हो। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि मैं क्या बात कर रही हूँ, कैसे आप लोगों को एक्चुअली अकाउंट जो है यहाँ पे बनाने भी होंगे। चलिए, ये एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए ले लिया है, और आई होप कि आपको ये दिख रहा है। नहीं दिख रहा तो आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो अपने स्क्रीन पे, जहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे जाएगा। और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको कुछ दी गई है इस तरीके से कि आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है 48 लाख रुपए की, ये आपका लास्ट ईयर का अमाउंट है, और इस साल जो है आपके पास जो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है वो आपके पास है 65,40,000। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन है। अगर आपको याद हो, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का मतलब होता है कई बार हम अपने बिजनेस के अंदर डेप्रीशिएशन तुरंत मशीनरी पे चार्ज नहीं करते। हम नहीं चाहते कि हमारी जो ओरिजिनल कॉस्ट है मशीनरी की वो अफेक्ट हो, तो उस केसेस में हम अपना डेप्रीशिएशन कलेक्ट करते जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी वो एसेट बिकती है, जब भी वो एसेट या तो डिस्कार्ड कर दी जाए या डिस्पोज कर दी जाए या सील कर दी जाए, उस टाइम हम उस एसेट का डेप्रीशिएशन जो है वो उस मशीनरी पे चार्ज करते हैं, और टोटल आज तक का जितना भी एक्यूमुलेटेड होता है उतना ही। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। और बच्चों यहाँ पे अकाउंट आपके प्लांट एंड मशीनरी के भी बनेगा और आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का भी आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। तो चलिए, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू के साथ ही दूंगी यहाँ पे कैसे तरीके से आप अकाउंट बनाएंगे। तो ये देखिए, ये आपका प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट हम बना पाते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है इसके अंदर आपको लिख देनी है जो भी आपकी वैल्यूज आपको गिवन है, यानी कि आपको टू बैलेंस ब्रोड डाउन गिवन है। ठीक है, और एक ही तरीके से यहाँ पे आपको बाय बैलेंस ब्रोड डाउन कैरी डाउन भी आपको गिवन है, जो भी आपको अमाउंट गिवन है, क्योंकि ये एसेट है और एसेट्स जो हैं आपकी वो आपकी किस साइड से स्टार्ट होती हैं, वो हमेशा आपके डेबिट बैलेंस से स्टार्ट होती हैं। तो लास्ट ईयर का इन्होंने हमें बैलेंस दिया है वो कितना है, 48 लाख रुपीज़ है, और अभी जो हमारे पास बैलेंस है वो कितना है, 60.4। ठीक है, ये वैल्यूज आपको गिवन है। साथ ही साथ हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का भी बच्चों अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो क्यों बनाना पड़ेगा, वो इसलिए आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि अभी आपको ये नहीं पता कि साल पे टोटल डेप्रीशिएशन कितना लगा है। और आपको अगर याद हो तो डेप्रीशिएशन हमारा नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, और उस नॉन कैश ट्रांजैक्शन के आप एडजस्टमेंट करते हो, तो आपको डेप्रीशिएशन भी जो है पता होना चाहिए। और क्योंकि आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन एक कैसा अकाउंट है, ये एक लाइबिलिटी है बच्चों। ठीक है, एक तरीके से आप इसको प्रोविजन भी कह सकते हो। तो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट है, तो ये आपकी लाइबिलिटी, और इसका बैलेंस कहाँ से शुरू होगा, इसका बैलेंस बच्चों शुरू होगा आपका इस साइड से। ठीक है, तो ये आपका हो गया बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, और इधर हम लिख सकते हैं टू, अच्छा इधर बाय आना था, और इधर आप लिख सकते हो टू बैलेंस कैरी डाउन। ओके, अमाउंट की बात करें तो लास्ट ईयर का आपका बैलेंस यहाँ पे गिवन है 14,500। ठीक है, 3 0 मैं यहाँ पे नहीं लगा रही हूँ स्पेस की वजह से। और यहाँ का आपको बैलेंस गिवन है 22,10। ओके, ये आपकी वैल्यूज़ गिवन है। इस तरीके से आपने सबसे पहले तो वैल्यूज़ लिख लेनी है। वैल्यूज़ लिखने के बाद आपको देखनी है कि आपको क्वेश्चन के अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। सो एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन में कहा गया है आपको कि ये जो मशीनरी आपकी बिक रही है उसके ऊपर को डेप्रिसिएशन जो है वो 5,30,000 है। यहाँ अगर आप देख सके तो
5,30,000 इस मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है। और मैंने अभी आपको कहा कि जो भी मशीनरी आपकी बिकती है उसका डेप्रिसिएशन हमें इस एक्यूमुलेटेड अकाउंट से निकालना होता है। तो हम यहाँ पे उस डेप्रिसिएशन को सबसे पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि ये लायबिलिटी अकाउंट है, क्रेडिट साइड में आता है, और निकालने के लिए, पैसे को निकालने के लिए हमें इसके डेबिट साइड में लिखना होगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि ये जो पैसा है भैया, ये आपका जा रहा है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के अंदर। ठीक है, कितना पैसा आपके यहाँ जा रहा है? 5.3। ये देखिए, यहाँ से मैंने ये पैसा जो है आपका विड्रॉ कर लिया है। तो अब बच्चे आप बताइए, अगर आपके लास्ट ईयर आपके अकाउंट में इतने पैसे थे और इस साल आपके पास जो है इतना पैसा, आप बैलेंस आपके पास बचना चाहिए, इस बैलेंस से आपने 5.3 रुपीज़ निकाल भी लिए हैं, तो यानी कि यहाँ पर अगर आप दोनों साइड को टोटल करते हो, अगर आप दोनों साइड यहाँ पे टोटल करते हो तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको अमाउंट जो है वो मिलेगा। यही जो बच्चा आपका अमाउंट रहेगा, ये अमाउंट आपका क्या कहेंगे, इसी को आप बोलोगे डेप्रीशिएशन फॉर द करंट ईयर। ठीक है, यहाँ पे ये जो अमाउंट आपका क्रिएट होगा यही आपका करंट ईयर का डेप्रीशिएशन रहेगा। अभी मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, आप लोग अपने आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको ये वैल्यू इजीली अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का अकाउंट पता चल गया, और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल गया कि जो डेप्रीशिएशन है करंट ईयर का वो कितना रहेगा। ओके, उसके अलावा बच्चों आपको दूसरी चीज़ जो देखनी है वो हम बात कर लेते हैं। अभी हमें देखना है कि जो हमारी प्लांट एंड मशीनरी बिकी है उस पर हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और बाकी उसका मशीनरी अकाउंट पे क्या असर आने वाला है। चलिए उसको देख लेते हैं एक बार। ये इस तरीके से हमने बनाया हुआ था हमारा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। सबसे पहले हमने यहाँ लिखा था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ हमने लिखा था बाय बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ हमारे पास अमाउंट क्या है, हमारे पास पिछले साल का अमाउंट है 48 लाख रुपीज़। ठीक है, और यहाँ हमारे पास क्या अमाउंट है, यहाँ पे हमारे पास अमाउंट है 65.40 लाख। ओके, ये हमारे पास अमाउंट गिवन है। अब इन्होंने हमें कहा था कि आपको जो टोटल बैलेंस डेप्रीशिएशन है वो तो हमें यहाँ लगाना नहीं है, लेकिन जो मशीनरी हमारी बिक रही थी उसका डेप्रीशिएशन आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। तो वो अमाउंट यहाँ पे लिख सकते हो आप, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। कितना पैसा आपका यहाँ आएगा? 5,30,000, ये आपने लिख दिया। अब इसके अलावा आपको बताया गया था यहाँ पे कि आपको मशीनरी पे प्रॉफिट होना है या लॉस, तो इन्होंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि आपको 2,60,000 रुपये का लॉस होने वाला है, तो वो भी ट्रांजैक्शन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बाय लॉस, बाय लॉस ऑन सेल, कितना लॉस आपको यहाँ पे हो रहा है? 2,60,000, ये आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, ओके। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला कि हमने जो है अब एक एक चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि देखिए जो मशीनरी आपकी बिक रही है उसकी ओरिजिनल जो वैल्यू थी वो 12,80,000 रुपये दे रखी है। ठीक है मैम, इस पे आप लोग डेप्रीशिएशन कितना चार्ज करना था आज तक का? 5,30,000। तो चलिए इस पे डेप्रीशिएशन भी चार्ज कर देते हैं। आपके पास वैल्यू क्या बचेगी? वैल्यू आपके पास यहाँ बचती है 5 और 7,50,000। तो बच्चे 7,50,000 की चीज़ को आप लॉस में बेच रहे हो, और लॉस कितना है आपके पास? 2,60,000 रुपये का आपने नुकसान भी बेचा है। तो इसका मतलब आपने ये जो एसेट है ये कितने में बेची होगी? ये मैम आपने इससे पैसे जो आपने कमाए होंगे वो आपका आएगा यहाँ पे 49,000 या 4,90,000। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि बाय जो सेल है, बाय सेल कह लो या बाय बैंक लिख सकते हो, क्योंकि पैसे तो डायरेक्टली आपको बैंक में ही आते हैं। तो वो बैंक में जो आपका पैसा आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 4,90,000। ठीक है, ये अमाउंट आपका हो गया। अब इस तरीके से हमने सारा अकाउंट आपका कंप्लीट कर लिया, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के अंदर दी गई थी वो सारी हमने इसमें एडजस्ट कर दी है। तो बच्चे इस तरीके से जब आप अपना सारे वैल्यूज़ को एडजस्ट करोगे तो आप दोनों साइड का टोटल करोगे, और टोटल करने पे या तो हो सकता है कि आपको बैलेंस जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ बैलेंस यहाँ पे मिलेगा, जो कि फॉर श्योर मिलता ही है। ठीक है, कौन से साइड की मैं बात कर रही हूँ फिर से यहाँ पे बता देती हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे इस पोजीशन की। तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई बैलेंस जो है वो आपको दिखेगा, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि श्योरली यहाँ पे मैंने कुछ ना कुछ एसेट जो है वो नई परचेज की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टू बैंक अकाउंट, और टू बैंक अकाउंट लिख के जो भी आपकी वैल्यू आ जाएगी वो आप कंसिडर कर लोगे कि यहाँ पे मैंने कोई ना कोई एसेट जो है नई परचेज कर दी है। क्लियर है? चलिए,
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक आपका न्यूमेरिकल है। आप इसको आराम से बैठ के अगर कॉपी में पॉसिबल हो तो एक बार फिर से अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और जनरली आपका सीबीएसई इस तरीके के ही क्वेश्चन आपको दे जाएगा, पूछेगा पेपर के अंदर। ठीक है, सो विद दिस आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के पार्ट को कवर कर लिया है। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं, उसमें हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करेंगे। फॉर द डे बिंग गुड डे, हैव अ गुड डे।